हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पार्ट थर्ड अलजेब्रा का डिस्कस करने वाले हैं, बीजगणित का। आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में, निश्चयक। हमने इसके पहले पार्ट वन के लेक्चर में देखा है कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं। फिर हमने देखा युगपत समीकरण क्या होता है। फिर हमने वो देखा कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों को आलेख पर हम कैसे हल कर सकते हैं, या आलेख हमने सीखा, उसका हमने ग्राफ पर उसको प्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन निकाला। अब हम सीखने वाले हैं कि उन्हीं समीकरणों के आधार पर निश्चयक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसे हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स या उसके इवेंट्स क्या है, घटक क्या है। तो ए बी सी डी ये चार घटक होते हैं किसी भी निश्चयक के, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के। अब ये कहां से आते हैं, कैसे लिए जाते हैं, उसको देखेंगे हम। जैसे देखिए, दो समीकरण हमारे पास है। एक्स या एग्जाम्पल के तौर पर 3x प्लस 4y इक्वल 12 लेते हैं, और 5x प्लस 3y इक्वल 15, या हम 20 ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज, जस्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें हम ए किसे कहेंगे, बी किसे कहेंगे, सी किसे कहेंगे, डी किसे कहेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये होता है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। सिंपली दो समीकरणों में से ए बी सी और डी का मान कैसे लिया गया, ये देखिए ध्यान से। तो इसमें सिंपल आपको ये समझ के रखना है कि हमने निश्चय का मान अगर ज्ञात करना है तो मान आते कहां से है। आपको निश्चय का मान ज्ञात करने के लिए सिंपली इसमें मान दिए रहेंगे, आपको केवल उसका हल ज्ञात करना रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा। बट कैसे आए, मैंने वो बताया मान। इसके बाद निश्चय का मान देने के लिए हम ए बी, कैपिटल ए बी सी डी ऐसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जैसे देखिए, मैंने इसको कैसे व्यक्त कर दिया, ए इक्वल्स ए बी सी डी। अब इसकी कुछ न कुछ वैल्यूज दी रहेगी, उसे हमें सॉल्व करना रहेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ऐसे पहले तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और ये वर्टिकल फॉर्म में होता है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। अब इसके बाद हमें इसका अगर सोल्यूशन निकालना है डिटर्मिनेंट्स का, तो हमें करना क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यह निश्चय का मान है, अर्थात वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स है। तो बहुत सिंपल होता है एकदम। हम इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे एक दो, और इसके बाद हम जाएंगे क्रैमर्स के रूल पर। तो पहले इसका हम निश्चय ज्ञात करने का एक दो एग्जांपल देखने वाले हैं, बहुत ध्यान से सीखिए। डिटर्मिनेंट्स पर प्रश्न हल करने के लिए हमने टेक्स्ट बुक 1.3 एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिए। मैं एक्सरसाइज 1.3 पे जा रहा हूं, और मैंने इससे क्वेश्चन लिया है, और निश्चय का मान ज्ञात करो। जैसे आप एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो नॉर्मली, ये देखिए, मैंने जैसे कहा था आपसे, उसकी वैल्यूज दी रहेंगी। ये ए बी सी डी, डायरेक्ट बोलना है इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैंने अभी आपसे कहा कि इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या करना है, 3 into 5 माइनस, तो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ध्यान रखना है तुम्हें। अब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into 4। अब क्या करना है इसको, 3 5 15, 2 4 8। 15 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, 7। तो ये क्या हो गया आपका, ये निश्चय का मान हो गया, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। निश्चय इक्वल निश्चय का मान बराबर 7। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इक्वल 7। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित निश्चयकों का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। नंबर 1 क्वेश्चन, -1 2 7 4। नाउ बहुत सिंपल, इसको सॉल्व करना है जस्ट फॉर 1 मार्क्स। तो क्या करेंगे बोलो, जैसे मैंने डिटर्मिनेंट्स है तो मैंने चलो इसको ऐसे लिख दिया, इक्वल्स डायरेक्ट सोल्यूशन, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, -1 into 4 माइनस 7 into 2, ऑलवेज ऐसे लिखना आपको है। 4 1 जा 4 माइनस 7 2 जा 14, -4 एंड -14 क्या हो जाएगा, -18।
याद रखो, माइनस नंबर, माइनस माइनस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर माइनस इंटू माइनस होगा कोई नंबर हो, तो माइनस माइनस का इंटू होने पर ही प्लस होता है। माइनस एंड माइनस ऐसे ऐड करने पर माइनस ही रहता है, इस बात का ध्यान देना है आपको। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक और आपका दिया हुआ वैल्यूज 5, -7, 3 एंड 0। सो आपको इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलो, तो सिंपली इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7। अब 5 0 0। अब इंटू हो रहा, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, मैंने अभी भी कहा था, जब माइनस और माइनस का इंटू होगा तो प्लस होगा। ये देखिए, माइनस और माइनस का इंटू हो रहा है तो प्लस होने वाला है। यहां पे माइनस और माइनस हमने, यहां पे इंटू है क्या, नहीं है, तो माइनस और माइनस माइनस ही रहता है। इस बात का ध्यान दिया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो आपने गलती नहीं करनी है, एक ही बार में सीख लेना है। ये देखिए, ये तो 5 0 0, माइनस एंड माइनस प्लस क्यों हुआ, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। सो 3 7 21, तो ये 0 में 21 ऐड करोगे 21, तो ये क्या हो गया बोलिए, निश्चयक का मान 21 है। तो ये हमने निश्चयक सीखा। अब हम सीखने वाले इसके बाद है क्रैमर्स का रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट अब हम देख रहे हैं क्रैमर रूल, क्रैमर का सिद्धांत। इनका पूरा नाम था गैब्रियल क्रैमर। इनका जन्म स्विस गणतज्ञ थे ये, और इनका जन्म जिनेवा में हुआ था। और बहुत बड़ी बात कि इनको 18 वर्ष की आयु में ही डॉक्टरेट की उपाधि दे दी गई थी। मतलब 18 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गणित के बहुत सारे सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया था, गणित के बहुत सारे सिद्धांतों को समझा दिया था या समझ लिया था, और उनके इसी महान कार्य के लिए उनको डॉक्टर की उपाधि दी गई थी। तो गैब्रियल क्रैमर ने क्या समझाया, समीकरणों को, युगपत समीकरणों को उन्होंने कैसे व्यक्त किया, या दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों को कैसे उन्होंने व्यक्त किया। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को उन्होंने नए स्वरूप में व्यक्त किया, और उसके बाद उन्होंने अपने एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूले को हम कहते हैं क्या है, क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो चलिए, बहुत ही रोमांचक है क्रैमर का सिद्धांत। आपने 1.1 में देखा, हमने युगपत समीकरणों को पारंपरिक मेथड से हल किया, ट्रेडिशनल मेथड से हल किया। अब उन्हीं युगपत समीकरणों को ट्रेडिशनल मेथड के अलावा क्रैमर के रूल से बड़ी आसानी से कैसे ज्ञात किया जा सकता है, बहुत ही छोटे रूप में, बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक तरीके से देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्रैमर ने क्या किया, युगपत समीकरणों को कैसे व्यक्त किया, उन्होंने इस तरह व्यक्त किया, a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2। ये दो युगपत समीकरण है, एक ये एक ही। जैसे मैं यहां पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर रख रहा हूं, जैसे मान लिया जाए हमारा दो समीकरण है, 3x प्लस 4y इक्वल 12 या 18, और 5x प्लस 2y इक्वल 20। ये हमारे दो समीकरण है। जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज, दीज आर 2 इक्वेशंस आर गिवन टू यू। अब क्रैमर ने क्या किया कि इसको हम, जैसे हमने 1.1 में सॉल्व किया, पारंपरिक तरीके से सॉल्व किया, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया, उसको न करते, उस मेथड से न करते हुए क्वेश्चंस को हम क्रैमर के मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं इक्वेशंस को इस तरह से व्यक्त किया। अब इसमें हमें यह देखना होगा कि a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। देखिए, ये तो क्या है, आपके कांस्टेंट वेरिएबल है, सॉरी, ये तो आपके क्या है, ये a1 b1 a2 b2 ये कांस्टेंट वेरिएबल है, जिसे हम क्या कहते हैं, अचरांक कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, चरांक कहते हैं। वेरिएबल्स, ये वेरिएबल, इनका मान बदलता रहेगा, एक्स और वाई का मान बदलता रहेगा, वो फिक्स नहीं है। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए ध्यान से, मैं यहां पर ले रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से, साफ साफ दिखना चाहिए आप सबको। ये देखिए ध्यान से, ये रहा आपका प्रश्न। अब हमें करना क्या है, a1 का मान देखिए, ये a1 है, ये क्या है, a1 है। b1 का मान क्या है, ये देखिए, ये b1 है, और ये c1 क्या है, ये देखिए, c1 है। मतलब ये हुआ कि किसी भी युगपत समीकरण को हल करने के लिए, क्रैमर के मेथड से हल करने के लिए, आपको किसी भी समीकरण को इस रूप में लिखना होगा, ax प्लस by इक्वल c के रूप में। ऐसे तो सामान्य स्वरूप हमने बताया था, ऐसा होता है, इक्वल 0 होता है, ऐसा होता है किसी भी युगपत समीकरण का, जो या समीकरण का, दो चरांक वाले समीकरण का सामान्य रूप ये होता है, लेकिन उसे इस रूप में व्यक्त करके उसे हल करेंगे। तो ये a1 है,
ये B1 है और ये C1 है। ऐसे ये A2 है, ये मान B2 है और ये C2 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि A1, B1 और C1 का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर A1 का मान 3 है, B1 का मान 4 है और C1 का मान 18 है। ऐसे ही A2 का मान क्या है, 5 है, B2 का मान 2 है और C2 का मान 20 है। हमें क्रैमर के लिए जाना, और भी बहुत सारे ऐसे नियम आने वाले आगे, तो धीरे धीरे हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्रैमर के नियम पर हैं। तो देखिए ध्यान से, दो समीकरणों में मान कैसे निकालना है। अच्छा, क्रैमर का जो स्टेप बाय स्टेप फार्मूला क्या दिया उन्होंने, तो सबसे पहले जैसे आपने देखा, पहले निश्चय का मान ज्ञात करो। तो हम निश्चय का मान पहले ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए पहले डी, उसको बोलते हैं डी, डिटर्मिनेंट मतलब होता है निश्चय डी। चूंकि उसे इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसलिए उसके अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी द्वारा दर्शाया जाता है। फिर ये डी आपके सामने है। अब मैं निश्चय का मान ज्ञात कर रहा हूं डी के द्वारा, तो कैसे ज्ञात करूंगा, जैसे आपको पहले क्या लिखा, आपने ऐसे लिखा, आपने ABCD ऐसा लिखा आपने, ठीक है। अब उसे कैसे व्यक्त करना है, ऐसे A1 B1 A2 B2, ये हो गया, ऐसे व्यक्त कर दिया। फिर हमें निकालना है किसका मान, डी बाई एक्स का मान, या dx बोल दीजिए उसे शॉर्टकट के लिए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे C1 C2 एंड B1 B2, ये डी बाई एक्स का वैल्यू हो गया, ऐसे निकालना है। बाकी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भूलना नहीं, वही रहेगा तरीका, हाँ ऐसा वो तरीका है। इसके बाद डी बाई वाई के लिए क्या निकाला, A1 A2 एंड C1 C2। तो जस्ट एक दिमाग में रखने की बात है। तो ये तीनों की वैल्यू निकालने के बाद, ये फर्स्ट स्टेप में हमें करना है, ये सेकंड स्टेप में, ये थर्ड स्टेप में, और फोर्थ स्टेप में क्रैमर का फार्मूला बना। तो क्रैमर का फार्मूला क्या है, क्रैमर रूल क्या है, क्रैमर रूल, अब मैं यहां पे दे रहा हूं क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल अप्लाई कब होगा, जब पहले आप डी की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, निश्चय की वैल्यू, डी बाई एक्स की वैल्यू और डी बाई वाई की वैल्यू ये निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्रैमर के रूल में जाएंगे। और क्रैमर क्या कहते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकालनी, कैसे निकालनी है। आप याद कीजिए, आपने दो समीकरण हल करके किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू के लिए पहले एक्स के लिए फार्मूला क्या है, डी बाई एक्स अपॉन डी, ये हो गया एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। और वाई की वैल्यू निकालने के लिए डी बाई वाई अपॉन डी। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर, और वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो उसका आंसर होगा। इस तरह से युगपत समीकरणों को, दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए क्रैमर ने क्या बनाया, फार्मूला बनाया। एक बार बहुत ध्यान से इसे देखा जाए, स्टेप बाय स्टेप मैंने दिया आपको। अब हम करेंगे सॉल्व क्रैमर के नियम पर कुछ प्रश्न, तो ध्यान से समझते रहिए, इसे बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए प्लीज। ओके, अब हम आ रहे हैं वही 1.3 का क्वेश्चन। क्रैमर के नियमानुसार युगपत समीकरण को हल करना है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्रैमर के रूल के द्वारा सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अभी हमने देखा था क्रैमर का रूल क्या है, अब उसको हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसको A1, इसको B1, इसको C1, इक्वेशन नहीं लिखते यहां पर है जस्ट। इसे मैंने क्या कहा था, A2, ये B2 और ये हमारा क्या है C2, पहले डिसाइड हो गया। फिर मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, निश्चय का मान निकालेंगे। उसके लिए क्या था बताओ, A1 B1 C1 D1। तो सर यस, A1 B1 और A2 B2 था, ये आपकी वैल्यू थी, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। A1 B1 A2 B2। तो इसकी वैल्यू लिखने के बाद अब हम इसकी वैल्यूज अगर रखें इसके अंदर, तो A1 की वैल्यू क्या है बताओ, 3 है। B1 की वैल्यू क्या है, -4 है, ध्यान रखना -4 है। और A2 की वैल्यू क्या है, 4 है। और B2 की वैल्यू क्या है, 3 है। ये वैल्यूज हमने रख दिया। और फिर हमने क्या कहा था बताओ आपको, निश्चय के मान में इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 × 3 माइनस, ये फॉर्मूले में ही माइनस था पहले। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, इसके साथ। ये देखिए, माइनस तो फॉर्मूला में था। अब देखो
3 3 जा 9, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू हो रहा है, 4 4 जा 16, तो 16 और 9 क्या आ गया 25। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसके बाद हम निकालेंगे डी बाई एक्स की वैल्यू। उसके लिए क्या कहा था हमने, ऐसे हमने कहा था C1 और C2 और यहां लेने का B1 और B2। तो बहुत इजीली आप निकाल लेंगे ऐसे वैल्यूज। अब इसकी वैल्यूज पुट करो, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू लिख लेते हैं। देखो C1 है 10, C2 कितना है 5, और B1 B2 देखो यहां भी लिखा हुआ है वैल्यू, B1 B2 की वैल्यू वैसे -4 और 3, ये देखिए सामने। अब क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 इंटू 3 माइनस, फॉर्मूले में माइनस है वो, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, तो -4 इंटू 5, देखिए 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू करने पे, और 4 5 जा 20, तो ये क्या आ गया 50, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू कर रहे हैं दैट्स वाई। अब इसके बाद हम डी बाई वाई की वैल्यू निकालेंगे। क्या है डी बाई वाई की वैल्यू, कैसे लिया था हमने, A1 A2 और यहां C1 C2, बस वैल्यूज याद रखनी है। अब हमें क्या करना है बताओ ध्यान से, वैल्यूज पुट करनी है। A1 A2 की वैल्यू देखो यहीं पे है 3 और 4, यहीं से ले लो फटाक से एकदम। C1 C2 की वैल्यू देखो यहां है, यहीं से ले लो 10 और 5। अब मल्टीप्लाई करो उसको, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3 5 जा 15 और ये 40 माइनस 40 में से प्लस 15 निकालोगे तो -25 आएगा। तो इस तरह से देखो डी की वैल्यू, डी बाई एक्स की वैल्यू, डी बाई वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया है। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। अब हम क्रैमर के रूल से क्या करेंगे, इसको एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, क्रैमर के नियमानुसार, बाई क्रैमर रूल्स, क्या लिखेंगे रूल्स, एक्स इक्वल डी बाई एक्स अपॉन डी। अब डी एक्स की वैल्यू क्या बताइए, आपके पास 50 है और डी की वैल्यू क्या है 25 है, तो 25 टू द 50, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाई की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है, डी बाई वाई अपॉन डी। तो डी बाई वाई की वैल्यू कितनी बताओ, डी बाई वाई की वैल्यू क्या है -25 और डी की वैल्यू 25, 25 1 जा 25, 25 से 25 कट गया, क्या बचा 1, और माइनस है तो माइनस, तो यहां पे आंसर क्या हो गया, हल आंसर x इक्वल 2 एंड y इक्वल -1। तो x और y की वैल्यू देखो कितने आसान तरीके से निकाला। तो बहुत ध्यान से इसे देखिए, ध्यान से। मैं अभी एक और एग्जांपल सॉल्व करूंगा, तो देखिए ध्यान से, पहले इसको समझ लीजिए। तो अब हम ले रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका, 4x + 3y - 4 इक्वल 0 एंड 6x इक्वल 8 - 5y। अब देखो इक्वेशन जरा सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा है। आपको मैंने क्या बताया था, इक्वेशन ax + by इक्वल c, ये इसका कॉमन फॉर्मेट है। ये इससे इक्वेशन को, 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को हम ऐसे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। तो इस रूप में दिख रहा है क्या ये, नहीं ना, तो इसे दिखाया पहले वैसे। पहले देखो ये ax और by की वैल्यू ऐसे, और ये जो c उस तरफ है, तो ये c की वैल्यू है -4, तो इसको ट्रांसफर कर दो, +4 हो जाएगा। ऐसे ये भी देखो 6x है, 5y इस तरफ आके +5y और ये 8, तो ये दोनों इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिख रहे हैं हमको है। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने समय बचाने के लिए पहले ही जो हमने फॉर्मूला दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, उसे लिख के रखा मैंने क्या बताया था आपको, ये A1 है बेटा, ये B1 है और ये C1 है। ये क्या है, A2 की वैल्यू है, ये B2 की वैल्यू है और ये C2 की वैल्यू है। वैल्यू रखने केवल और सॉल्व करना है। ये देखिए A1 और A2 आपके सामने है, 4 और 6, ये देखो ऐसा। B1 B2 ये वो B1 B2, 3 और 5, फटाक से रख लेने का, ऐसे एकदम दिमाग रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 5 - 3 इंटू 6, तो लीजिए इसको वैल्यूज को। चलिए मैं आगे कर देता हूं। 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18, क्या बचा 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इसके बाद C1 C2, ये देखिए ध्यान से, ये C1 या C2, तो 4 और 8, कोई दिक्कत ही नहीं है। B1 B2 यही निकाल के रखा था, देखिए 3 और 5,
ये रख दिया। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8। तो चलिए मैं यहां कर देता हूं अभी, ये 24, 4 5 जा 20, 3 8 जा 24, माइनस 24 में से प्लस 20 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसमें A1 और A2 की वैल्यू यहां पे देखो, आपके सामने है 4 and 6, C1 C2 ये रहा 4 8। एक बार जो सिर्फ याद रहना चाहिए बस, तो आसानी से आ जाता है ये 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6। नाउ 4 8 जा 32 और 4 6 जा 24। 32 में से 24 माइनस कर दीजिए आप, तो कितना बचेगा देखिए, 12 में से 4 गया 8, ये 8 आएगा। तो इस तरह से देखो डी की वैल्यू, डी बाई एक्स की वैल्यू और डी बाई वाई की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हमने क्रैमर का फार्मूला यूज करना है। क्रैमर के फार्मूले में जाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स बाई डी। तो बताओ डी एक्स की वैल्यू कितनी है, -4, और इसकी वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, -2 आ गया आंसर। वाई के लिए क्या करेंगे बोलो, डी बाई वाई की वैल्यू क्या है, 8 है और एक 2 है, 2 4 जा 8। तो आंसर क्या हो गया बोलो, हमारा आंसर हो गया x इक्वल -2 एंड y इक्वल 4। तो देखो ये वैल्यूज आ गई। आप इसे चेक भी कर सकते हैं आंसर को, देखो ना, अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, -2 रखूं, तो 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, देखो 4 है, सॉल्व करो, 4 2 जा 8 -4, एक मिनट, 3 इंटू 4 करेंगे इसको, तो 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा ये 12 में से 8 गया तो 4, तो 4 आया ना, ये देखो इक्वेशन में, ये 4 हमारा है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, मतलब वो सॉल्यूशन है आपका गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो ये क्वेश्चंस हुए इतने। तो ध्यान दीजिए, और भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझा है तो और सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, कीप वॉचिंग।